हेलो डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और जेई मेन का, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा। तो अब आप थोड़ा कुछ अच्छे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए जो जेई मेन के स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम्स हैं या थोड़ा सा उनसे स्टैंडर्ड ज्यादा है, ताकि अगर जेई मेन में कुछ प्रॉब्लम्स जो जेई एडवांस के लेवल के भी आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो भी आप कर पाए। ठीक है ना? तो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है जेई मेन का 2025 का, उसके हिसाब से हर चैप्टर से अभी आपको एक एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं। तो इससे आपका क्या कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा। बिकॉज जेई मेन में देखिए 25 प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको मालूम है कि वो जनरली 7, 8 या 9 केमिस्ट्री के एक सेक्शन से आते हैं प्रॉब्लम, पीसी, ओसी और आईओसी से। ठीक है ना? तो हम इसमें हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा था, इससे पहले वाले में, कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लें और फिर इस वीडियो को पॉज कर लेना और प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन इसका इस क्वेश्चन के थोड़ी देर बाद ही दूंगा। ठीक है? तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक प्रोसेस हो रहा है आपका आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस इन एन एडियाबैटिक कंटेनर इज सडनली टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 बाय सिंगल स्टेप प्रोसेस। प्रोसेस आपका मूव, जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है टू पी नॉट वी नॉट से पी नॉट 4 वी नॉट, जैसा आपको दिखा रखा है। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस। एग्जाम में जरूर चूज करें कि या ढंग से देखें कि वो करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया, इंफॉर्मेशन क्या है उसको देखें। तो ये पूरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है? तो आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और अब आराम से मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका सिस्टम जब स्टेट इनिशियल से फाइनल तरफ जा रहा है तो सडनली प्रोसेस हो रहा है सिंगल स्टेप में। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस और है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है Q इज इक्वल टू 0 जाएगा। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। Q इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट दिख रहा है कि सर ये तो सही स्टेटमेंट है। डेल्टा एस यूनिवर्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जिसको हम अदर लैंग्वेज में डेल्टा एस टोटल भी बोलते हैं या यूनिवर्स भी बोलते हैं, वो ग्रेटर देन 0 ही जाएगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब बी और सी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपका गलत है। अब वर्डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ गया यूनिवर्स के लिए। W इज इक्वल टू डेल्टा यू क्यों है? बिकॉज Q 0 है। एज पर फर्स्ट लॉ डेल्टा यू क्या होता है बेटा? Q प्लस W के इक्वल होता है। ठीक है? तो W डायरेक्ट डेल्टा यू के बराबर होगा बिकॉज Q 0 है, माइनस पी नॉट। पी नॉट क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, जो आपने डायग्राम में देखा था। और ये क्या लिखा हुआ है? 4 पी नॉट माइनस वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आ रहा है माइनस 3 पी नॉट वी नॉट। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रोसेस हो रहा है इसमें P और V दोनों वेरी कर रहे हैं। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डेल्टा एच का फॉर्मूला होना चाहिए डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी मींस हमेशा P2 V2 माइनस P1 V1 मींस फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू W के इक्वल है, ये वैल्यू यहां रख दें। डेल्टा पीवी मींस फाइनल प्रेशर वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम। तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है माइनस पी नॉट वी नॉट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। तो आप आराम से देखें, डेल्टा एच आ रहा है आपका माइनस 3 पी नॉट वी नॉट, ये आपने इनकरेक्ट पूछा है। और डब्ल्यू भी आपने सॉल्व कर लिया है, तो ये आपका डब्ल्यू देखिए ये करेक्ट आ रहा है। लेकिन यहां पर आपका जो डेल्टा एच है सॉल्व करने के बाद माइनस पी नॉट वी नॉट आ रहा है। इस क्वेश्चन में मैंने एक साथ 3-4 कॉन्सेप्ट ले लिए। देखिए, जेई मेन में एक सिंपल क्वेश्चन आता है बस कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इटसेल्फ ग्रेटर देन 0 होता है, वो अपने आप में क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपको केवल एक वर्डन कैलकुलेट करने का सिंपल प्रॉब्लम भी आ सकता है। केवल डेल्टा एच निकालना इटसेल्फ आईआईटी जेई मेन के लिए काफी प्रॉब्लम। तो इसमें एक साथ 3-4 प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है और आप इस प्रॉब्लम को आराम से कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम अच्छा लगा और आपसे सॉल्व भी हुआ होगा। और अगर नहीं भी सॉल्व हुआ है तो ये सॉल्यूशन देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं सेकंड जो प्रॉब्लम पे जा रहा हूं, सेकंड प्रॉब्लम फिर रीड करेंगे, फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, फिर मुझसे अपने सॉल्यूशन या आंसर को मैच कराइएगा। ठीक है?
आराम से पढ़िए। सेकंड प्रॉब्लम जो है केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड है, आप आराम से प्रॉब्लम रीड करें। एग्जाम में जब भी आप प्रॉब्लम को रीड करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो न्यूमेरिकल्स के जो डेटा हैं उनको बहुत केयरफुली देखिएगा, क्योंकि डेसिमल का एक मिस्टेक भी अगर हो गया तो वो आपके आंसर को चेंज कर देगा, है ना। सॉल्व करिए अब इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है आपको, प्रोवाइडेड है 0.02 एम पर मिनट, मींस मोल पर लीटर। कैपिटल एम मींस मोलारिटी की यूनिट होती है, मोलारिटी मींस मोल पर लीटर, ठीक है। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 एम इफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां से आपको रिएक्शन का ऑर्डर का पता लग जाएगा कि सर फर्स्ट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जहां पर हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमारा इसमें रेट लॉ ही आ गया। फिर तो रेट लॉ क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 है, तो यहां से आपका बेस बनेगा। तो आप पहले यहां से प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये जो रेट लॉ अप्लाई कर रहा हूं वो के इंटू ए क्यों लिख रहा हूं। तो ये आपको हिंट हाफ लाइफ से लगा है, ठीक है ना। तो यहां से आपने रेट ऑफ रिएक्शन प्रोवाइडेड है, K इंटू ए की कंसंट्रेशन मालूम है, तो यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, K का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो K का हमारे पास वैल्यू आ गया। एंड एवरीबडी नोज कि K जो है वो 1/T ln इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसा आपको दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप मान लीजिए 100 लेते हैं तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा 6.25, क्योंकि यहां देखिए concentration of a reduces to 6.25% of the initial concentration। तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मानेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये 6.25 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप 100 इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें, तो 6.25 डायरेक्ट कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप आराम से के का वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट किया और यहां से आपने टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 13.86 मिनट। तो ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम आपको जेई एडवांस में भी देखने को मिल सकता है। ये प्रॉब्लम जेई मेन के हिसाब से एक अच्छा प्रॉब्लम माना जाएगा और जेई एडवांस के हिसाब से इजी या मॉडरेट प्रॉब्लम माना जाएगा, ठीक है। ये काइनेटिक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड है, पढ़ें और इसको सॉल्व करें। इस तरह के प्रॉब्लम में आईआईटी एडवांस के प्रॉब्लम, मेन के प्रॉब्लम में आपको जो डेटा प्रोवाइड किए जाएंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, उनको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां दे रखा 2.303 RT/F। आप जब नस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं तो ये वैल्यू एक्चुअल में आता है 0.0591, लेकिन अगर जेई में अगर 0.06 दे रखा है मतलब हमें कैलकुलेशन वो इजी करने के लिए एग्जामिनर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग ही देना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का अपने अप्रोच बना लिया होगा आपने माइंड के अंदर कि देखो फॉर्मेशन एक अलग वर्ड है, आपको जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम पर ही बात हो रही है, तो वहां पर आपका डेल्टा जीरो हो जाएगा, मतलब ई सेल जीरो हो जाएगा। अब जो केपी दे रखा है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका वैल्यू दे रखा है 10⁻48 बार। ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा बिकॉज फॉर्मेशन का मतलब होता है गिवन सब्सटेंस के 1 मोल को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाएंगे नेचर में जिस फॉर्म में स्टेबल है। तो आपको Cu को फॉर्म करना पड़ेगा कॉपर सॉलिड से और ऑक्सीजन से। नेचर में ऑक्सीजन गैस डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल है, मींस O2 की फॉर्म में स्टेबल है। तो आई होप कि हर बच्चे को ये Cu का रिएक्शन लिखना आता है, Cu सॉलिड प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू Cu सॉलिड। तो आपको इस रिएक्शन को
न केवल रिवर्स करना पड़ेगा बल्कि उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो फॉर्मेशन का रिएक्शन बनेगा। ठीक है, फिर हम इसको आराम से नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए CuS प्लस हाफ O2 Cu बन गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपको प्रोवाइड कर रखा था, क्योंकि आपने रिएक्शन को रिवर्स किया, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका 10⁻⁻48 से 10⁻48 प्लस हो गया। फिर आपने क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया तो अंडर रूट भी आ गया, तो 10⁻24। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का। इनफैक्ट जेईई मेन में इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हमने क्वेश्चन को थोड़ा लेवल ठीक रखा है ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब देखिए ई नॉट, आप जब इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे तो ई सेल क्या हो जाएगा 0, तो ई नॉट क्या होता है बेटा 0.059, यहां पर क्या दे रखा 0.06 डिवाइड बाय एन लॉग Kp। इस रिएक्शन में कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब एन का वैल्यू कितना होगा 2, तो यहां एन की वैल्यू 2 रखिए, तो 0.06 डिवाइड बाय एन लॉग Kp, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ई का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 0.72 वोल्ट। इजी कैलकुलेशन है, आराम से कर लीजिए। इसका एक अल्टरनेट अप्रोच भी हो सकता था, लेकिन आप जानते हैं वो एक ही बात है। नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आपने डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट को माइनस NFE नॉट रखकर ही कैलकुलेट किया होगा। डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, उससे भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डेल्टा जी नॉट को -2.303 RT log Kp से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये डेटा यूज करना पड़ेगा आपको, 0.059 की जगह 0.06 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे दोनों अप्रोच में से कर सकते हैं, क्योंकि आपको नस्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो याद होगा, तो आपको मालूम डायरेक्ट हम लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू। ठीक है ना, तो उसमें आपको जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 0.06 को यूज करते हुए प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम्स में जो दे रहा हूं, ये जेईई मेन का पेपर अगर अच्छा आएगा तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम आपको मॉडरेट मिलेंगी, कुछ प्रॉब्लम अच्छी भी मिलेंगी, और इस तरह के प्रॉब्लम आपको जेईई एडवांस के दिन भी, मैं जैसा पहले बोला, देखने को मिल सकते हैं, है ना। लेकिन मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन बहुत लेंथी या इतना डिफिकल्ट नहीं दूंगा जो आप 2.5 मिनट के या 3 मिनट में या 2 मिनट में सॉल्व न कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक पर बेस्ड है। डेटा केयरफुली पढ़िए, क्या क्वेश्चन की डिमांड है वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। जब इसको सॉल्व करेंगे ढंग से देखिए, वीक एसिड है, वीक बेस है, और साथ में आप सॉल्ट मिला रहे हैं जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है। KNO3 मींस जो KOH और HNO3 से सॉल्ट बनता है। इस तरह के सॉल्ट का pH तो 7 होता है, 25 डिग्री, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट है बेसिकली। लेकिन आप जब HA और XOH को, वीक एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो ये सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा किसका, वीक एसिड और वीक बेस का। अब ये चेक करना जरूरी है क्या दोनों एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए हैं और सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए, तो हम वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो HA के मिलीमोल्स देखिए 100 ml इंटू 0.1 मीन 10 मिलीमोल्स हो गए। XOH को देखिए 100 ml इंटू 0.1, इसके भी 10 मिलीमोल्स हो गए। मीन्स आपका जो HA है वो XOH से रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है, जो बनेगा XA। अब ये जो सॉल्ट बनेगा, आई एम सॉरी मैं शायद न्यूट्रल सॉल्ट बोल गया, ये सॉल्ट बनेगा वीक एसिड और वीक बेस का। तो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनता है उसकी कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती पीएच कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में। आपने फॉर्मूला याद भी कर रखा होगा, सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ pKw प्लस pK माइनस pKb। तो इससे आप पीएच पहले कैलकुलेट कर लें। टोटल वॉल्यूम आप देखेंगे तो 100 प्लस 100 प्लस 800 1000 ml हो गया। ये काम आता डेटा अगर आपका सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या उसका वाइस वर्सा, मतलब उसका रिवर्स होता तो काम आता। लेकिन इसमें क्योंकि सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का बनेगा, दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से ये तो केवल डाइल्यूशन हो रहा है,
तो कंसंट्रेशन की इसमें इंपॉर्टेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा और आप पीएच निकाल लेंगे। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आपसे पीओएच पूछा गया है, तो ये जो पीओएच पूछा गया है तो आपको 14 में से माइनस करना पड़ेगा पीएच को, बिकॉज टेम्परेचर 25 है। अगर एग्जाम में टेम्परेचर नहीं भी दिया है एनिक में तो बाय डिफॉल्ट 25 ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उस पर आपको पीकेडब्ल्यू का वैल्यू मालूम होता है, कितना होता है 14। ओके, तो नेक्स्ट जो है आराम से देखिए, रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपका एसिडिक जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि पीके और पीकेबी के वैल्यूज अलग अलग हैं। तो पीएच हाफ पीकेडब्ल्यू मीन 7 हो गया, हाफ पीके माइनस पीकेबी सॉल्व करेंगे 6 आ रहा है। ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन में पीओएच पूछा था, पीएच नहीं। पीएच तो आंसर 6 होता, पीओएच हो गया पीकेडब्ल्यू मींस 14 माइनस 6, आंसर कितना आएगा बेटा 8। तो ये भी आपका एक डिसेंट क्वेश्चन फिनिश हो गया जो कि आयनिक लूम पर बेस्ड था, या मैं ये कहूं कि फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, बस केवल आपको डेटा चेक कर रहे थे, है ना, और उसके बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमारा थर्मोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। आराम से प्रॉब्लम को रीड करें, डेटा ढंग से देखकर कैलकुलेशन करें। ठीक है, अब आपने प्रॉब्लम मैं उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा, है ना। और इस प्रॉब्लम में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो देखना पड़ेगा। रेजोनेंस एनर्जी किसी भी सब्सटेंस का अगर निकालना है, कंपाउंड का जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये था डेल्टा एच एफ नॉट एक्चुअल माइनस डेल्टा एच एफ नॉट थ्योरेटिकल होता है, राइट। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी की जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी के डेटा है उनसे जो आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी जो अप्रोच है वो पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच एफ थ्योरेटिकल होती है। पूरा नहीं लिखा है, थ्योरेटिकल, है ना। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि आप किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी के डेटा को यूज करके इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे C प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं डेल्टा एच एफ, ये कहलाएगा बेटा थ्योरेटिकल। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये आपको आना चाहिए कि सर हम बॉन्ड को ब्रेक करने में या कार्बन को सब्लिमेट करने में जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन जो आप तोड़ रहे हैं, और साथ में -2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O, क्योंकि CO2 का मतलब हो गया आपका थ्योरेटिकली कि इसमें से C डबल बॉन्ड O जो है वो 2 है, राइट। तो मैंने यहां यही लिखा है, देखिए 720 प्लस 490, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। इससे किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बन गैस में। आपने ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, उससे किसमें कन्वर्ट हो गया, O के अंदर ऑक्सीजन एटम। मुझे उम्मीद है कि आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे। जब भी बॉन्ड बनेगा तो गैस स्टेट बनता है, इसलिए आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कोई भी सॉलिड या लिक्विड है या कोई गैसियस फॉर्म में कोई एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में, O2 को ब्रेक करके O में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आपके पास CO2 बनेगा 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेनिंग 2 मोल ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो यहां ये बॉन्ड एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है C डबल बॉन्ड O की, यहां आराम से लिख लीजिए आप। तो ये जो डेटा है बस आपको यही चाहिए था। तो आपको बेसिक्स मालूम है, रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल। तो आपके पास रेजोनेंस एनर्जी -36 -390 आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रोवाइड कर रखा है बच्चों। और आपको जो मैंने अभी बोला थ्योरेटिकल का मतलब ये है, ये डेटा आपको मालूम है, ये डेटा आपको मालूम है। तो यहां पर आराम से पुट कर दीजिए और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ये इजी क्वेश्चन नहीं है जेई मेन के हिसाब से। ये जेई मेन का पेपर अगर बहुत अच्छा आएगा तो उस सिचुएशन में आपको ये क्वेश्चन बहुत काम आएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको जेई का कॉन्फिडेंस देंगे कि मैं न केवल मेन बल्कि जेई एडवांस भी क्रैक कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। आप जानते हैं कि जेई मेन के पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से सब्जेक्टिव प्रॉब्लम
जो इंटीजर टाइप है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जिनके आंसर प्रोवाइड करने होते हैं, ये अब करंट डिमांड में है। तो आपको इनको और ढंग से देखकर सॉल्व करना चाहिए, और ऐसे कुछ क्वेश्चन कई बार काफी इजी होते हैं, तो वो आपको जेईई मेन में मार्क्स लाने में और अच्छी हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि बेटर कंडीशन में है, बेटर है, आप आराम से पढ़ें और केयरफुली सॉल्व करें। आई होप सो कि आपने प्रॉब्लम पढ़ने के बाद सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर जाएं। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है K2Cr2O7 का, जिसकी आपको एग्जामिनर ने मोलारिटी प्रोवाइड कर रखी 0.5, और ये एक मिक्सचर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा जिसमें हर गिवन सब्सटेंस के 1 मोल है। अब देखिए आपके पास 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल और ये 1 मोल, ठीक है, सब है। फेरस ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट भी है, या ऑक्सिलिक एसिड भी है, या फेरस सल्फेट भी है। तो इसमें आयरन का ध्यान रखें, K2Cr2O7 रिड्यूस होगा, तो क्रोमियम इसमें जो +6 स्टेट में, वो किस में जाएगा? +3 स्टेट में जाएगा। ओके, और यहां पर जो आपके कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें आयरन अगर +2 में है तो ये ऑक्सीडाइज होकर +3 में जाएगा। और ऑक्सिलेट आयन, आपको जिन भी ऑनरेबल सर ने पढ़ाया उन सब ने बताया होगा कि ऑक्सिलेट जो आयन होता है ये CO2 में कन्वर्ट होता है। इसमें कार्बन का नंबर +3 से कहां जाएगा? +4। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है, एन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, हमारे कोटा में बहुत फेमस है एन फैक्टर, तो इसमें कार्बन का चेंज +3 से +4 है, चेंज 1 का है। बट 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेनिंग 2 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका टोटल चेंज 2 आएगा। तो ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर यहां पर क्या होता है? 2 होता है। आपने सुना हुआ है नॉर्मेलिटी मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होता है, ठीक है ना, या कुछ ऑथर इसको या कुछ पर्संस इसको वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑक्सिलिक एसिड का एन फैक्टर 2 आ जाएगा। FeSO4 में आयरन +2 में है, ये +3 में जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 1 आ जाएगा। FeC2O4 का एन फैक्टर 3 आएगा, बिकॉज इसका जो FeC2O4 इसमें आयरन +2 में बेटा, और एक कार्बन +3 में है, तो इसका जो एन फैक्टर है आयरन +2 से कहां जाएगा? +3 में, और ये किस में जाता है? CO2 में। तो इसका जो एन फैक्टर है, आयरन का चेंज +1 से +2, ऑक्सिलेट में कार्बन का चेंज +3 से +4, जैसा ही बताया मैंने, तो टोटल चेंज इसका 3 आ गया। तो इन सब के जो एन फैक्टर है वो अलग अलग जा रहे हैं, 2, 1, इसका आपने कैलकुलेट किया 3, इसका और आराम से केयरफुली सॉल्व करिए। इसमें आयरन भी नंबर चेंज कर रहा है, और ऑक्सिलेट आयन भी अपना नंबर चेंज, ऑक्सिलेट आयन के अंदर जो कार्बन है वो भी अपना नंबर चेंज कर रहा है। तो इसका जो ओवरऑल चेंज है वो सबसे ज्यादा एन फैक्टर इसका आएगा, ये आपको इसमें दिखना चाहिए। अब इसमें देखिए Fe ऑलरेडी इसमें +3 में थे, तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, लेकिन ऑक्सिलेट आयन 1 मोल इस कंपाउंड के अंदर 3 मोल्स है, तो 1 मोल का चेंज अगर 2 का है, तो 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन, तो इसका एन फैक्टर 6 जाएगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में देखिए फर्स्ट कंपाउंड का एन फैक्टर 3, सेकंड 6, सेकंड का 3 FeC2O4 का, फिर आपका 1, और फिर ये 2, जैसा मैंने आपको बताया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारा कॉन्सेप्ट होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। आपको क्योंकि मोलारिटी प्रोवाइड की जाती है, तो नॉर्मलिटी होती है बेटा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, या आपके सर हो सकता है इसको वैलेंसी फैक्टर या कुछ और फैक्टर बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स वही है। एन फैक्टर का मतलब था इजी लैंग्वेज में, रेडॉक्स में अगर कोई भी सब्सटेंस जब पार्टिसिपेट करेगा तो 1 मोल कंपाउंड कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या गेन करता है, वो उसका एन फैक्टर होता है। हमेशा ध्यान रखें एन फैक्टर पर मोल पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पोटेशियम K2Cr2O7 का जो दे रखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6 होगा, बिकॉज K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है वो सब बच्चों को मालूम होता है कि सर ये +6 में है, तो ये +6 से +3 में जाएगा, तो चेंज इसका 3 का हुआ। 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेनिंग 2 मोल ऑफ क्रोमियम, तो इसका एन फैक्टर 6 आएगा। तो आराम से मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो गया नॉर्मेलिटी, और इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है बेटा। यहां पर सबके मोल्स 1 थे, मोल्स को जैसे आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि N इंटू वी वॉल्यूम अगर आप लीटर में लेंगे तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये लीजिए। और ये क्या किया बेटा? 1 तो थे आपके पास, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सबका n फैक्टर अपने को मालूम होना चाहिए। तो अपने को दे रखा 6 3 1 2। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि हर सब्सटेंस का, हर कंपाउंड का n मोल्स आपको 1 दे रखे थे, तो मेरे को हर बार उनके मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या होगा? मोल्स इंटू n फैक्टर से आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो हमारे K2Cr27 के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंसेस के टोटल इक्विवेलेंट्स के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन आराम से कर रहा हूं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कुछ बच्चों के अगर बेसिक्स थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं वो, या क्लियर नहीं है, तो यहां से थोड़ा क्लियर कर लें। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम्स में उनको दिक्कत आएंगी, बिकॉज ये प्रॉब्लम वो नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपने प्रॉब्लम पढ़ा 30 सेकंड में आंसर कर दिया। उस तरह के सेशन का आपको मतलब नहीं, बिकॉज आप अब जेईई मेन की प्रिपरेशन में सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा मेरी उम्मीद के हिसाब से रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम आप जो अच्छे बच्चे हैं वो सब सीखेंगे। ये प्रॉब्लम वो 2 मिनट के आसपास के टाइम में सॉल्व, 2 1.5 मिनट 1 मिनट 3 मिनट में आराम से सॉल्व कर लेंगे, विद इन 3 मिनट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखें, इंटरप्रेट करें, सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखें, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है। आपने, मैं उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा। आपको एंगुलर मोमेंटम दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रॉन जब किसी डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो आपने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ, mvr इज इक्वल टू क्या होता है? nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो वहां से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें केयरफुली जो आपको ध्यान रखना है, वो हाइड्रोजन एटम एक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इफ इलेक्ट्रॉन कम्स टू लोअर एनर्जी स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मेरे पास, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल बेसिक्स को यूज करूंगा। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई पर जाऊंगा और वहां से मैं n का वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये देखिए आराम से, मैंने mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, आपको इसका वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, mvr का वैल्यू प्रोवाइड कर रखा है, यहां पुट कर दीजिए। n का वैल्यू आएगा बेटा 4। n का वैल्यू अगर 4 आ गया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपके पास एक ही है, तो n की वैल्यू अगर आप 4 लेंगे, फिर n की वैल्यू 3, फिर n का वैल्यू 2 और फिर n का वैल्यू 1। तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल, क्योंकि एक ही है, n नहीं है मेरे पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वरना आपने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, तब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टमैटिक 4 से 1 की तरफ आएगा तो यहां पर आपको मैक्सिमम नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस आपको देखने को मिलेंगी 1 2 और ये 3। तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ें तो उससे आपको आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा इसका 3। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेन के हिसाब से। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, आराम से सॉल्यूशन देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो इस तरह क्वेश्चन आपको जेईई मेन में एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके इन प्रॉब्लम को समझें या समझकर उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें जैसा आपको अच्छा लगता है। बिकॉज कोई भी ऐसा फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा या कर रहा हूं जो आपने पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन पर बेस्ड है, आराम से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा जेईई मेन के हिसाब से। प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब इस प्रॉब्लम को आपने पढ़ लिया होगा, इसमें एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें आपने वाटर के अंदर 2 नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किए। नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करने का मतलब है वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन का अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वेपर फेज में केवल सॉल्वेंट के होंगे। तो आपने राउट्स लॉ पढ़ा होगा। जनरली हम राउट्स लॉ में नॉन वोलेटाइल सॉलिड एक ही मिलाते हैं,
2 मिला दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। 2 मिलाएंगे तो आपके पास कैलकुलेशन करते समय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। वांट ऑफ फैक्टर आपने पढ़ा होगा। जरूरी नहीं कि जो नॉन मेटा सॉल्यूट हो वो ग्लूकोज जैसा हो, मतलब जो सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोशिएट होता है ना वो एसोसिएट होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को 1 बोलते हैं। लेकिन यहां पर 2 सॉल्यूट हैं अलग अलग, ढंग से पढ़िएगा आराम से। 162 ग्राम वाटर है, 2 नॉन मेटाइल सॉल्यूट है बेटा बी और सी, इनको 20 ग्राम ऑफ बी मोलर मास दे रखा है, तो मैं मोल्स निकाल लूंगा बेटा बी के। आराम से देखिए यहां पे आपको मोलर मास भी प्रोवाइड कर रखा है, देखिए बी और सी का दे रखा है 140 ग्राम पर मोल, लेकिन साथ में 16 ग्राम सी भी प्रोवाइड कर रखा है, मोल्स निकाल लेंगे। बी 100% डिसोशिएट होगा, जबकि सी जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप है, मतलब ये ना तो डिसोशिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर इसका 1 रहेगा। अब जो बी सब्सटेंस है मुझे मालूम नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, तो हम इसके वांट ऑफ फैक्टर को आप आई मान लें, आई बोलते हैं वैसे हम, आप चाहे तो एन लिख लें। तो एन का मतलब है ये डिसोशिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगा, तो मैं इसको एन मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं बी के जितने भी मोल्स निकालूंगा उसको मैं एन से, या आप वांट ऑफ फैक्टर आई लिख दें उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सी के मैं मोल्स निकाल लूंगा। अब आपको राउट्स लो मालूम होना चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था पी नॉट सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट, मैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं, और ये आपके लिए इजी है कि गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके आप सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं। ये सॉल्वेंट का मास है बेटा 162 को आप जैसे 118 से सॉरी डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी आ जाएंगे। तो आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल आपने याद कर रखा होगा, पी सॉल्यूशन जो है वो पी नॉट सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट, राइट, ये एक्स सॉल्वेंट के बराबर था। एक्स सॉल्वेंट का मतलब क्या बेटा, एक्स सॉल्वेंट का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए पी सॉल्यूशन और पी नॉट सॉल्वेंट, पी नॉट सॉल्वेंट आपको 760 दे रखा है, पी सॉल्यूशन दे रखा है, उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.9 आ गया। अब एक्स सॉल्वेंट का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने वाटर के मोल्स कैसे निकाल लिए बेटा, मास डिवाइड बाय 18, 18 क्या है वाटर का मोलर मास, 9 डिवाइड बाय 9। ये आपके पास जो बी और सी है, सी का भी आपने मोल्स निकाल ली, बी के भी मोल्स निकाल लिए। बी जो है वो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है, वही आपको कैलकुलेट करना है। इसको वांट ऑफ फैक्टर आई भी लिख सकते हैं, मैंने यहां सिंपल एन लिख दिया है, जो आपको अच्छा लगे आप यूज करें एग्जाम में। एन, एन को सॉल्व कर लें, एन की वैल्यू आ रही है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सॉल्यूट बी इसमें ऐड किया था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के सब्सटेंस जो होते हैं जिनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। ओके, एग्जाम में प्रॉब्लम थोड़ा सा और घुमा फिरा के भी आ सकते हैं कि वो पहले आपसे उसका इसका मोलर मास दे रखा हो, बाद में बोले ऑप्शंस दे रखा हो कौन सा कंपाउंड है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में एन का वैल्यू 3 आया। ये देखिए ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आराम से पढ़ें। इस तरह के प्रॉब्लम जेईई मेन एडवांस में दोनों में आए हुए हैं, एससीक्यू के अंदर आराम से देखें। आई होप कि आपने प्रॉब्लम ये सॉल्व किया होगा। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 का, बिकॉज आप जानते हैं कि जब हम एक डेफिनेट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से दूसरे कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को बनाएंगे तो उसमें सॉल्यूट के मोल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो आप इसमें यूज करें कॉन्सेप्ट m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, 25% w/w। w/w का मतलब क्या होता है बेटा, इसको इजी लैंग्वेज में बोलते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन containing या containing 25 ग्राम अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को अपन डिसॉल्व कर रखा है सॉल्यूट की फॉर्म में, NH3 एक्वस भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। 100 ग्राम आपको डेंसिटी भी दे रखा है, तो 100 डिवाइड बाय 0.9 ये हो जाएगा ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम NH3 एक्वस, ठीक है। ये डिसॉल्व हो गया। तो मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 25 डिवाइड बाय 17, ये लीजिए सर, ये तो हो गए मोल्स,
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये इसको आराम से लिख दीजिएगा 100 और ये 0.9 इस तरीके से आ गया इंटू 1000 क्यों कर रहे हैं बच्चों, ml को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीटर में। तो ये आपने फॉर्मूलिक टर्म में भी उससे याद कर रखा हो। तो ये W/W को मोलर मास से डिवाइड करें इंटू आपको डेंसिटी इंटू 10 लिखेंगे। तो ये 100 और ये कितना 1000, तो आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ऐसा करके आप 25% W/W NH3 एक्वस सॉल्यूशन की मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, उस वॉल्यूम को आप V मान लें। दूसरा जो आप यहां से इज नीडेड टू मेक 500 ml ऑफ 0.36 m NH3। तो ये आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट यहां पर लिख रखा है M1, ये बेटा बीच का है मैंने M1, V1 कैलकुलेट करना है, M2 प्रोवाइडेड है, V2 प्रोवाइडेड है। तो यहां से आप V1 कैलकुलेट करेंगे तो 13.6 ml। बस ये ध्यान रखना है वॉल्यूम दोनों जगह आपका ml में चल रहा है, तो इसको बोलते हैं मिलीमोल्स। बिकॉज अगर वॉल्यूम ml में हुआ बच्चों तो इसको बोलते हैं मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मिलीमोल्स ऑफ ये हो जाएगा NH3। और अगर आप वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो फिर वो मोल्स हो जाता है, ठीक है ना। यूनिट्स का ध्यान रखें, वी आर ह्यूमन बीइंग, मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, तो डेटा केयरफुली पढ़ें, ठीक है। जैसे मान लो आपने ध्यान नहीं दिया 10 आपसे मिस हो गया, 100 डिवाइड बाय 1000 ऐसा कर रहे हैं, तो ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप एग्जाम में, है ना। तो ये हमने मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम भी कवर किया। तो आप देखेंगे तो हमने हर चैप्टर से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कवर किए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसके थ्रू आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छे प्रॉब्लम को फेस करने का कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम फिर नए सेशन में, अगर मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, मुझे अगर फील हुआ इस बात का, तो मैं डेफिनेटली कुछ और सेशन ऐसे लेकर आऊंगा जिनमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स और करवाऊंगा, ठीक है। तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, और ये साल आपके जीवन के लिए बहुत मंगलमय साबित हो। आपके पूरे परिवार को, आपके सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।